स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 5.1 मैथ्स विद दीपक में आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में 19 क्वेश्चन कर चुके हैं 5.1 के। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो x बराबर पाई पर हमें इसकी सान्तत्य की जांच करनी है। तो जैसा मैंने बताया, सीधे ही देखने का तरीका क्या बताया था कि घातों को देख लो और ये देख लो कि प्रत्येक बार बीच में एक त्रिकोणमितीय फलन आ गया, तो क्या ये प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है? बिल्कुल। बहुपदीय है। तो इसका मतलब दिया गया फलन 100% संतत हो गई होगा। बाकी फिर भी जो एक्चुअल तरीका है उस पर चलते हैं। एफ पाई, तो एक्स के स्थान पर पाई रखा मैंने। साइन पाई का मान आप सभी जानते हैं 0 होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स का मान रखा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक्स के स्थान पर पाई रखा तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई को 0, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 मौजूद होगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स का मान एफ पाई के बराबर आ गया, इसलिए दिए गए फलन पाई पर संतत है। तो अब स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य पर विचार कीजिए। तो सान्तत्य पर विचार करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक सवाल साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक सवाल साइन एक्स माइनस कोस एक्स और अगला साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तीनों ही सवाल एक ही विधि से करेंगे। एक ही विधि क्या है देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स को माना जी एक्स, कोस एक्स को माना एच नहीं मान रहा हूं क्योंकि आगे चलकर लिमिट एच टेंड्स टू 0 को प्रयोग करूंगा, एच टेंड्स टू 0, तो इसलिए मैंने इसको एच की बजाय पी मान लिया है। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कि दिया गया फलन, जो मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है, दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। पहले तो ये लिखना है आपको। उसके बाद फिर जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो पहले हम साइन एक्स को प्रूव करेंगे। साइन एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, माइनस सी बिलोंग्स टू आर, तो एक्स बराबर सी प्लस एच रखते हैं हम। तो सी प्लस एच रखा जहां एक्स टेंड्स टू सी और एच टेंड्स टू 0 होगा, तो सी प्लस एच रखा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स, एक्स के स्थान पर सी प्लस एच रखा तो यहां सी प्लस एच रखो तो एक्स टेंड्स टू 0 आ जाएगी, या एक्स सी प्लस एच रखो, जी सी प्लस एच का मतलब है यहां सी प्लस एच रखो तो यहां भी रखोगे, ये आ गया साइन सी प्लस एच। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन सी अलग करो कोस एच में लिमिट, और कोस सी अलग करोगे साइन एच में लिमिट। अब इसके बाद लिमिट लगाइए, कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो ये केवल साइन सी आ गया, और साइन सी जी सी के बराबर है। यहां आप लिख सकते हो जी सी बराबर साइन सी। तो इसका मतलब पहला काम हम हल कर चुके हैं, क्या? जी एक संतत फलन है। अब जी के बाद बारी आती है पी की, तो जैसा साइन हल किया है वैसा ही कोस हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले x बराबर सी प्लस एच रखेंगे, c बिलोंग्स टू r, x बराबर सी प्लस एच रखा, उससे पहले सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित लिखेंगे, x टेंड्स टू c, h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू, यहां h की जगह x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c पी एक्स, x के स्थान पर मैंने c प्लस एच रखा, यहां रखा, यहां h टेंड्स टू 0 आ जाएगी, p c प्लस एच, पी सी प्लस एच, पी एक्स क्या है? पी एक्स है हमारे पास कोस एक्स के बराबर, तो पी सी प्लस एच कोस सी प्लस एच, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ कोस सी को छोड़ो कोस एच में लिमिट, साइन सी को छोड़ो साइन एच में लिमिट। अब कोस एच का मान 1, साइन एच कोस 0 1 और साइन 0 क्या होता है 0, केवल कोस सी बच गया। कोस सी का मतलब पीसी के बराबर आते ही हम लिख देंगे जी एक संतत फलन है, पी एक संतत फलन है, ये यहां लिखना चाहिए हमें। फिर मैंने आपको एक प्रमेय लिखवाई थी कि यदि दो फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उन दोनों का योग उस बिंदु पर 100% संतत होगा, बशर्ते वह परिभाषित हो। तो देखिए जी और पी दोनों ही संतत फलन है, अतः दोनों संतत फलनों का योगफल होने के कारण जी एक्स प्लस पी एक्स बराबर एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। तो कहने मात्र का मतलब क्या है कि मतलब कभी भी दो फलों के योगफल को अगर हमें संतत दिखाना है
तो उसका हर हाल में दोनों फलों को अलग अलग संतत दिखाने की प्रक्रिया को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाए, देखिए प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस आ गया कोई दिक्कत नहीं है। तो जी एक्स और पी एक्स की सांतत्यता तो हम यहां से उठाएंगे, ये जी एक्स ये पी एक्स, मतलब इस सवाल में हम जी एक्स और पी एक्स दोनों की सांतत्यता इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल एज इट इज पूरी उतारेंगे। एज इट इज पूरी उतारने के बाद जी और पी दोनों ही संतत फलन है, इसलिए दोनों संतत फलनों का अंतर, यहां पिछले में था योगफल, यहां क्या है अंतर होने के कारण जी एक्स माइनस पी एक्स बराबर एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। कहने मात्र का मतलब यह है कि अगर सवाल में प्लस है तो योग दिखा दिया, माइनस है तो अंतर दिखा दिया, लेकिन साइन एक्स और कोस एक्स दोनों को अलग अलग संतत दिखाना जरूरी है, ये बात आप याद रखेंगे। तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दोनों में फिर दोबारा जी एक्स और पी एक्स की सांतत्यता वहीं से देखे, फिर प्रमेय का फिर इस्तेमाल करना है कि जी एक्स और पी एक्स दोनों ही संतत फलन है, इसलिए दोनों संतत फलनों का गुणनफल होने के कारण जी एक्स डॉट पी एक्स बराबर एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। वैसे इसमें एक तरीका और भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर आप चाहो तो यहां 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए, 2 का गुणा 2 का भाग, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x बटा 2 करके भी आप सरल कर सकते हो। तो उसमें साइन 2x को आप दिखा सकते हो बिल्कुल इसी तरह, साइन 2x को जैसे ये साइन x दिखाया इसी तरह साइन 2x भी दिखा सकते हो, या इसे यूं भी बोल सकते हो कि ये साइन 2x बटा 2 के बराबर है। तो पहले इसको संतत दिखाइए, साइन 2x को संतत दिखाइए, उसके बाद प्रमेय का इस्तेमाल करके साइन 2x बटा 2 को भी संतत दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, इस्तेमाल करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। तो अब है 22वें का फर्स्ट, कोस एक्स के सांतत्यता पर विचार कीजिए। तो ये कोस एक्स के सांतत्यता बिल्कुल जैसे यहां किया हुआ है, सेम एज इट इज 4 लाइन यहां इस्तेमाल करनी है आपको। तो इसमें भी कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन से हम उठाएंगे। सेकंड पार्ट है एफ एक्स बराबर कोसेक कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट कोसेक एक्स का पूरा नाम है कोसिकेंट एक्स बराबर, अच्छा इसको शॉर्ट नाम क्या है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को 1 साइन एक्स लिखते हैं। तो एक काम करो, पहले तो इसको 1 जी एक्स मानकर साइन एक्स को हल करो। जैसे पहले ये दिया गया फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है जहां साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि एक्स एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने मात्र का मतलब क्या है कि एक्स भाई पाई साइन एक्स का मान 0 कहां का होता है, पाई के लिए होता है, 2 पाई के लिए, 3 पाई के लिए, 4 पाई के लिए, हर पाई का मान 0 होता है। तो इसका मतलब एन पाई, और यहां एन बिलोंग्स टू जेड आ जाएगा। तो जहां एक्स का मान एन पाई होगा वहां साइन एक्स का मान 0 होगा। तो इसके बाद देखिए जी एक्स बराबर साइन एक्स एक संतत फलन है दूसरे के 21वें के फर्स्ट से, मतलब क्या करना है, साइन एक्स का पूरा संतत की प्रक्रिया पिछले क्वेश्चन से पूरी की पूरी दिखानी है। उसके बाद लिखेंगे जी एक्स बराबर साइन एक्स एक संतत फलन है इस क्वेश्चन से, इसलिए 1 जी एक्स बराबर एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स भी उन सभी मानों के लिए संतत होगा जहां साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 या एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, या फलन एफ एक्स एक्स बराबर एन पाई के लिए असंतत है। दोबारा देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, 1 साइन एक्स लिखकर ये फलन जहां जहां परिभाषित है वहां वहां बताना है, पहले तो ये काम है। उसके बाद साइन एक्स की पूरी प्रक्रिया पिछले क्वेश्चन से करनी है, फिर प्रमेय का इस्तेमाल करना है जो मैंने प्रमेय में टिप्पणी लिखी थी कि यदि दिया गया कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर संतत है तो 1 एफ एक्स भी उन्हीं बिंदुओं पर संतत होगा जहां फलन परिभाषित होगा। तो ये क्या लिखा मैंने कि जी एक्स बराबर साइन एक्स एक संतत फलन है 21वें के फर्स्ट से पूरी प्रक्रिया करनी है। तो 1 जी एक्स बराबर एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स भी उन सभी मानों के लिए संतत होगा जहां साइन एक्स 0 बराबर नहीं होगा या एक्स एन पाई के बराबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अब हम इसके तीसरे पार्ट पर चलते हैं, सीकेंट एक्स। सेक एक्स छोटा नाम है किसका, कोस एक्स, सीकेंट एक्स का छोटा नाम है सेक एक्स।
अच्छा स्टूडेंट्स आगे देखिए, जैसा ये था सवाल वैसा ही ये करना है। इसमें क्या था, एफ एक्स बराबर क्या है, सेक एक्स, सेक एक्स को बराबर कोस एक्स माना, तो पहले तो कोस एक्स को पूरा का पूरा संतत्य दिखाएंगे, कोस एक्स को संतत्य दिखाकर टिप्पणी का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कोसेक एक्स को क्या था वैसे ही सेक एक्स को इस्तेमाल करेंगे कि दिए गए फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है जहां, यहां संतत की जगह पहले परिभाषित लिखिए। दिया गया फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है जहां gx नॉट इक्वल टू 0। gx का मतलब है cos x नॉट इक्वल टू 0। इसका मैंने cos x का पहले भी उदाहरण करवाया हुआ था कि cos x 0 कहां कहां होता है। cos x 0 होता है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, और इनके माइनस वाले चिन्हों पर भी, मतलब प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2। तो π/2 का विषम गुणज, विषम गुणज का मतलब है 1 3 5, 1 3 5 को 2n+1 से लिखते हैं। तो इसलिए ये जहां x बराबर 2x बराबर नहीं होना चाहिए 2n+1 π/2 में। फिर gx बराबर cos x, gx बराबर cos x एक संतत फलन है। कहां से, पीछे एग्जांपल भी किया था और पीछे उदाहरण भी किया था, तो वो cos x की प्रक्रिया पूरी की पूरी दिखानी है। इसलिए fx बराबर 1/gx बराबर 1/cos x बराबर sec x भी उन एक संतत फलन होगा जहां cos x नॉट इक्वल टू 0 या x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। मतलब पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये 3 लाइन 4 लाइन जरूर लिखनी है आपको। अच्छा उसके बाद या fx n x बराबर 2n+1 π/2 के लिए असंतत होगा जहां n बिलोंग्स टू z होगा। इसके बाद देखिए fx बराबर cot x, cot x को क्या करें, तो tan x आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्कुल सेम cot x का करेंगे। पहले cot x को cos x बटा sin x लिखिए, इसको gx और इसको hx मान लीजिए। यह फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है जहां हर जीरो नहीं हो, हर जीरो नहीं होने का मतलब sin x 0 नहीं है, sin x 0 का मतलब है x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें, बिल्कुल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पहले sin x को पूरा संतत दिखाएंगे, फिर cos x को पूरा संतत दिखाएंगे, फिर प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए gx और hx दोनों संतत फलन है 21वें के फर्स्ट से। तो जो पीछे किया था हमने, इसमें हमने sin x और cos x दोनों ही संतत दिखाए थे, यहां भी संतत दिखाने हैं, यहां भी संतत दिखाने। तो इसके बाद gx और hx संतत फलन है, इसलिए gx बटा hx बराबर cos x बटा sin x बराबर fx भी इन दोनों फलनों का भागफल होने के कारण x के उन सभी मानों के लिए संतत होगा जहां x नॉट इक्वल टू n पाई। अतः फलन fx x बराबर n पाई पर असंतत है। तो इसका मतलब cot x तभी असंतत होगा जब x बराबर n पाई होगा, अन्यथा सभी मानों के लिए वो संतत होगा। अब 23वां सवाल, x ये कह रहा है असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसे सवाल इस प्रक्रिया में 3 चरण होंगे, c लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 और c बराबर 0। तो लेस देन 0 में देखिए दिया गया फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। कौन सी के लिए, लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी और बराबर के लिए भी। तो सबसे पहला चरण क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए आ जाइए एफ सी का मतलब है x के स्थान पर c रखो, तो sin c बटा c। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मतलब क्या है, sin x बटा x के स्थान पर c रखिए, sin c बटा c आ गया। f अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या लिखेंगे, 0 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। फिर सेकंड चरण क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब एफ सी बराबर है x के स्थान पर c रखो, c प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1, x के स्थान पर c रखिए, c प्लस 1 और c प्लस 1 को वापस एफ सी के बराबर रखिए। बराबर रखते ही हम देखेंगे ये दोनों जैसे ही बराबर आए तो 0 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत है। इसके बाद तीसरा स्टेप है c बराबर 0 पर एफ सी। तो 0 में इक्वल का साइन जहां है वहां x के स्थान पर 0 रखो, तो यहां 0 रखो। एफ सी बराबर f0 बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा x प्लस 1 x के स्थान पर 0 रखो, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। अब बाई सीमा देखिए, 0 से छोटा sin x बटा x। अच्छा ये कक्षा नंबर 11 में
एक सूत्र का इस्तेमाल किया होगा अगर याद है तो, नहीं याद है तो याद रखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स का मान 1 के बराबर होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स का मान 1 के बराबर होता है। इसका मतलब दाई सीमा, बाई सीमा और उस बिंदु पर फलन के मान तीनों ही किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 24। तो स्टूडेंट्स एक बार देखिए पिछले पेज के बाद नए पेज पर हमने जो 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब है क्वेश्चन नंबर 24। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या एक संतत फलन है? तो जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। दो परिस्थितियां इसमें, एक नॉट इक्वल टू 0, एक इक्वल टू 0। तो स्थिति फर्स्ट में सी 0 के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में एफ सी बराबर एक्स के स्थान पर सी रखिए, सी स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर सी रखा तो सी स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी, और ये वापस एफ सी के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए दिए गए फलन सी नॉट इक्वल टू 0 पर संतत है। परिस्थिति नंबर 2 है सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू 0 में एफ 0 बराबर 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ये जो पहली विधि बताई थी एग्जाम्पल नंबर 1 में, उस विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं। तो एफ जीरो बराबर 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो इस पर देखिए एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर साइन 1 पर एक्स, एक्स स्क्वायर में लिमिट अलग लगाओ, साइन 1 पर एक्स में लिमिट अलग लगाओ। एक्स स्क्वायर में लिमिट लगाई तो 0 स्क्वायर, और साइन इनफाइनेट ये बढ़ जाएगा साइन इनफाइनेट, और साइन इनफाइनेट का मान हमेशा -1 से 1 के बीच परिमित राशि होती है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, साइन इनफाइनेट का मान -1 से 1 के बीच परिमित राशि होती है। तो 0 का किसी से गुणा करो, 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों बराबर आ गए। दोनों बराबर आते लिख दिया एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो पहले नॉट इक्वल टू 0 पर था, नॉट इज इक्वल टू, पहले नॉट इक्वल टू 0 पर, फिर इक्वल टू 0 पर, दोनों ही पर संतत है। तो प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत फलन है, और अगर प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है तो दिया गया फलन एक संतत फलन जरूर होगा। अब है अगला बिल्कुल इसी तरह एफ के सांतत्य की जांच करो, जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स और -1, दो ऐसी ही परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहले सी नॉट इक्वल टू 0 पर चलिए। ये साइन इनफाइनेट, एक और बात बता रहा हूं, साइन इनफाइनेट अपरिभाषित है, इसलिए ये वाली लाइन नहीं लिखी मैंने, ये वाली लाइन यहां नहीं लिखी है कि प्रांत के सभी बिंदुओं पर, साइन और कोस तो वैसे भी प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होते हैं, तो प्रांत के सभी बिंदुओं पर परिभाषित है। अब दो स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति सी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 पर एफ सी साइन सी माइनस कोस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ नॉट इक्वल टू 0 में साइन एक्स माइनस कोस एक्स के स्थान पर सी रखिए, साइन सी माइनस कोस सी, इसको वापस एफ सी के बराबर रखिए। तो एफ सी नॉट इक्वल टू 0 पर संतत है। इसका मतलब पहली परिस्थिति कंप्लीट हुई। परिस्थिति नंबर 2 है सी इक्वल टू 0 पर। सी इक्वल टू 0 पर देखिए एफ जीरो बराबर -1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स के स्थान पर 0 रखिए, एक्स के स्थान पर 0 रखिए, तो साइन 0 माइनस कोस 0, यानी 0 - 1 बराबर -1। ये दोनों बराबर आ गए। दोनों बराबर आते ही हम लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ 0, और दोनों ही बराबर होंगे तो एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर इस सवाल में यहाँ और इस सवाल में यहाँ अगर आप दाईं और बाईं दोनों सीमा का प्रयोग करोगे तो 0 से बड़ा भी यही है और 0 से छोटा भी यही है। तो दोनों जब बड़ा और छोटा दोनों में सेम मान आ रहा है, तो बजाय दाईं और बाईं सीमा के ये दोनों भी, ये केवल एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी दाईं और बाईं सीमा निकालोगे तो भी दोनों के मान -1 ही आएंगे। और जब दाईं और बाईं दोनों सीमा किसी एक ही फलन पर काम आती है तो बजाय उन दाईं और बाईं सीमा निकालने के सीधा एक निकाल दो, उस बिंदु पर मान निकाल दो। तो बजाय 0 प्लस या 0 माइनस के सीधा 0 पर निकाल दो, और सीधा 0 पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स ले लेना। ऐसा हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में भी प्रयोग लिया था, 2 या 3 में देख लेना आप, वो भी प्रयोग लिया था। तो ये दोनों ही -1 आ गए। तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ 0,
f0 आते ही x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है, और संतत है तो f एक संतत फलन कहलाएगा। ये जो 24वां और 25वां दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में एक ही विधि का प्रयोग किया गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 से 29 में k का मान ज्ञात करवाया, जहां ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। मतलब फलन किसी बिंदु पर संतत दिया हुआ होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि k का मान ज्ञात करो। जैसे ये सवाल है तो इसमें देखिए बिल्कुल जैसे ये था, यहाँ दाई सीमा भी इसी पर है, बाई सीमा भी इसी पर है। तो मैंने क्या किया, f π/2, π/2 पर 3 मान है, दाई सीमा निकाल लो, या केवल लिमिट x टेंड्स टू π/2 भी निकाल सकते थे। ये दोनों बात बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन π/2 क्यों नहीं निकाला? कोस π/2 भी 0 और यहाँ π/2 रखा तो भी 0, तो 0/0 आ गया। ये π/2 यहाँ रखूंगा तो 0/0 आ गया, इसलिए दाई सीमा का प्रयोग जरूरी है। मतलब x के स्थान पर π/2 प्लस h रखना जरूरी है, अन्यथा ये सवाल नहीं होगा। मतलब या तो दाई सीमा निकालो या बाई सीमा निकालो, कोई एक सीमा निकालनी बेहद जरूरी है, अन्यथा 0/0 मान आएगा। और 0/0 कक्षा 11 में भी प्रयोग किया था आपने। 0/0 का कोई मान नहीं होता, ये अनिर्धारित मान है, अनिर्धारित। जिसका निर्धारण संभव नहीं है। तो देखिए दाई सीमा का प्रयोग किया, x की जगह π/2 प्लस h रखा, x के स्थान पर π/2 प्लस h रखा, जहां x टेंड्स टू π/2 और h टेंड्स टू 0 रखा। रखते ही x टेंड्स टू 0, यहाँ π/2 प्लस h, यहाँ π/2 प्लस h, कोस π/2 प्लस h को माइनस साइन h, 2 का गुणा किया, पाई प्लस 2h, माइनस से गुणा किया, पाई से पाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, k/2 अलग कर दिया, साइन h/h। अब ये भी कक्षा नंबर 11 की जो प्रश्नावली है उसमें यूज लिया हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h/h का मान 1 के बराबर आता है, तो ये आ गया k/2। और जब x बराबर π/2 पर फलन संतत है तो उस बिंदु पर फलन का मान दाई सीमा के बराबर होगा। तो π/2 का मान 3, इसका मान k/2 वज्र गुणा किया तो k का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x बराबर 2 पर संतत है, तो 2 पर संतत है तो देखो f2 मतलब यहाँ कौन कौन से मान निकलेंगे, एक तो बाई सीमा निकलेगी और उस बिंदु पर फलन का मान निकलेगा, यहाँ दाई सीमा निकलेगी। तो एक काम करो, कोई से 2 निकाल दो। कोई से 2 का मतलब दाई सीमा, बाई सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान में से कोई से 2। तो जैसे मैंने देखो यहाँ से बाई सीमा भी निकाल सकते हैं या f2 भी निकाल सकते हैं। तो f2 बराबर यहाँ कौन सा निकलेगा, दाई सीमा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। f2 किसके बराबर है, f2 बराबर है, यहां से देखिए x की जगह 2 रखिए, 4 के, यहाँ 2 प्लस 2 से बड़ा कहा है 3, तो k 4 के, यहाँ x की जगह 2 रखो तो भी 3 ही आएगा, तो k बराबर वापस आ जाएगा 3/4। इसके बाद देखिए x बराबर पाई पर संतत है, तो पाई पर संतत है तो देखो यहां से तो f पाई का निकाल दो और यहां से दाई सीमा निकाल दो। तो पहले तो फॉर्मूला लगाओ, f x बराबर पाई पर संतत है तो f पाई बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, मतलब दाई सीमा बराबर कर दी। f पाई का मान है, x की जगह पाई रखो, यहाँ k पाई प्लस 1 और यहाँ fx का मान दाई सीमा में cos x, x की जगह पाई रखो, cos पाई का मान -1 को उधर लाओ, तो -1 और -1 माइनस तो हो गया। अब पाई को नीचे ले आओ तो k का मान हो जाएगा -2/पाई। 29वां उदाहरण देखिए, बिल्कुल 28वें 27वें के ऊपर ही है। यहां से तो बाई सीमा निकाल दो या f5 निकाल दो, यहां से दाई सीमा निकाल दो। तो f5 बराबर दाई सीमा के, दाई सीमा में फलन का मान क्या है, 3x - 5। f5 किसके बराबर है, x की जगह 5 रखो, 5 के प्लस 1, x की जगह 5 रखो, 3 × 5 = 15, 15 में से 5 गया 10, प्लस 1 को पक्षांतर करो, -1 9। अब k बराबर 9/5 आ जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, दिया गया फलन कह रहा है संतत फलन है। अगर संतत फलन है तो a और b का मान बताओ। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है हमने, तो a और b का मान कैसे बताएं। तो यहाँ देखिए 2 बिंदु है, एक तो 2 है
ये 10 है। तो एक काम करते हैं, 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है, तो x बराबर 2 पर संततता का विचार करो। तो यहां से तो f2 का निकालो और यहां से दाई सीमा निकालो। f2 दाई सीमा में फलन का मान क्या है, ax प्लस b। x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखा तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। f2 का मान है 5। तो ये तो आ गई पहली समीकरण। अब 2 के बाद क्या है 10, यहां से तो बाई सीमा निकालो और यहां से f10 का मान निकाल दो। f10 बराबर बाई सीमा, यहां से बाई सीमा ही निकलेगी, यहां से दाई सीमा भी निकल सकती है लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। f2 भी या इच्छा है तो निकाल लो, अन्यथा केवल f10 से भी काम चल जाएगा। तो यहां से f10 का मान आ जाएगा 21, f10 का 21 और बाई सीमा में फलन का मान है ax प्लस b। x के स्थान पर 10 रखो तो 10a प्लस b। अब यहां भी प्लस b, यहां भी प्लस b, विलोपन विधि का इस्तेमाल करो कक्षा नंबर 10 वाली। तो घटाया मैंने समीकरण 1 में से 2, 5 में से 21 घटाया -16, 2a में से 10 घटाया तो -8 है, b से b कट गया। अब a बराबर 2 आ गया, ये a बराबर 2 फर्स्ट में रखो तो 5 बराबर 4 प्लस b, पक्षांतरण 5 में से 4 घटाया तो b बराबर 1, तो a बराबर 2 और b बराबर 1। तो स्टूडेंट्स अब जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम अगले पन्ने में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन का अध्ययन। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, f(x) बराबर cos x स्क्वायर को सिद्ध करोगी एक संतत फलन है। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 19 में भी किया था। तो इसमें देखिए यहाँ सबसे पहले तो cos थीटा के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता है। तो दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तो फलन f को g तथा h दो फलनों के संयोजन GOH के रूप में सोचा जा सकता है, जहां शुरू किससे हो रहा है cos से, तो cos x और जो बच गया वो hx। इसमें एक बात याद रखना कि अगर cos से शुरू है तो यहाँ cos को g माना है तो GOH, अगर जो cos को h मानते तो HOG हो जाता है। तो इसमें ये बात आपको याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए GOHX को GHX, hx का मान x स्क्वायर और gx स्क्वायर का मान cos x स्क्वायर, और cos x स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे बस दो फलन है, एक तो gx और एक hx। तो gx बराबर cos x एक संतत फलन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 के पहले में दिखाया था। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये पूरा करके दिखाना है। ये यहाँ मैंने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको पूरा 21वें के फर्स्ट में करके दिखा चुका हूँ। आप अपनी कॉपी में इसे पूरा करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी ने अधूरा छोड़ दिया तो आप भी इसे अधूरा छोड़ेंगे। तो इसके बाद देखिए hx बराबर x स्क्वायर में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, फिर c बिलोंग्स टू r मानकर चलेंगे। और जैसा पहले क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि hc बराबर c स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू c hx, लिमिट x टेंड्स टू c hx का मान x स्क्वायर, x की जगह c रखा तो c स्क्वायर और c स्क्वायर को वापस hc लिख दीजिए। तो अब हम क्या लिख देंगे कि अतः hx भी एक संतत फलन है। अच्छा, g भी संतत है और h भी संतत है, इसलिए इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन होने के कारण g और h का संयुक्त फलन GOH और GOHX बराबर क्या है fx होने के कारण fx भी एक संतत फलन होगा। मतलब ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 19 के ऊपर आप हल कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी हल करके दिखाया है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 32, मोड से शुरू है। तो एक काम कीजिए जैसे यहाँ किया था, सबसे पहले प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित कीजिए, क्योंकि मोड के अंदर cos x है वो परिभाषित होता है और परिभाषित फलन का मोड भी परिभाषित ही होगा। तो इसके बाद देखिए gx बराबर मोड ऑफ x, hx बराबर cos x, GOHX बराबर GHX, hx बराबर cos x और g cos x बराबर मोड ऑफ cos x। मोड ऑफ cos x को आप fx लिख सकते हैं, इसलिए gx बराबर मोड ऑफ x। तो सबसे पहले क्या है, gx बराबर मोड ऑफ x। तो मोड ऑफ x को अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने पूरा आपको वहां करके दिखाया था, यहाँ भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 से जो संतत फलन है ये आपको पूरा करके दिखाना है, और cos x बिल्कुल जैसे यहाँ करके दिखाया था बिल्कुल वैसे ही वहां करके दिखाना है। ये भी एक संतत फलन है। तो gx और hx दोनों ही संतत फलन है, इसलिए दोनों संतत फलनों का संयुक्त फलन होने के कारण fx भी एक संतत फलन होगा। मतलब यहाँ मैंने 4 लाइन का जरूर किया है, लेकिन आपको 4 लाइन का ना करके पूरा करके दिखाना है। अब है जांचिए क्या साइन मोड ऑफ x भी एक संतत फलन है। तो बिल्कुल जैसे ऊपर किए थे वैसे ये है, शुरू में साइन है, पहले तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित कीजिए
फिर f को g तथा h दो फलनों के संयोजन के रूप में सोचा जा सकता है। देखिए शुरू में क्या है साइन, तो साइन x, उसके बाद क्या है मोड ऑफ x। तो साइन x और मोड ऑफ x को अलग अलग संतत दिखाना है आपको। तो मोड ऑफ x तो बिल्कुल इसी की तरह संतत दिखा दो, और साइन x जो 21वें के फर्स्ट में दिखाया था आपको, साइन x और कोस x दोनों 21वें के फर्स्ट में हमने संतत दिखाए थे, वहां से साइन x संतत दिखा दीजिए। तो gx बराबर साइन x और hx बराबर मोड ऑफ x, दोनों ही संतत फलन है। तो GOHX, GHX, HX का मान मोड ऑफ x, G मोड ऑफ x, तो G मोड ऑफ x बराबर आ जाएगा साइन मोड ऑफ x, साइन मोड ऑफ x, यानी कि आ जाएगा fx। तो G और h दोनों ही संतत फलन है, इसलिए दोनों संतत फलनों का संयुक्त फलन होने के कारण fx भी एक संतत फलन होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको जिस तरह मतलब संयुक्त फलन में एक ही काम करना है कि जो दो फलन संतत फलन है, इन दोनों संतत फलनों का संयोजन फलन होने के कारण तीसरे को हम संतत फलन सिद्ध करेंगे। तो इसके बाद है 34वां लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, जिसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। fx बराबर x का मोड माइनस x प्लस 1 का मोड, f के सभी असंतत के बिंदु ज्ञात करो। तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके कर रहा हूं, कोई से एक कर लेना। पहला तरीका क्या है कि पहले काम कीजिए, इसको gx मान लूं मैं, इसको gx मान लिया, gx बराबर मोड ऑफ x, और hx को x प्लस 1 मान लिया। तो GOHX, GHX, HX का मान x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 दोनों जगह रखा, तो gx प्लस 1 बराबर मोड ऑफ x प्लस 1। तो मोड ऑफ x प्लस 1 की जगह GOHX आ जाएगा, मतलब हमने hx को x प्लस 1 माना, तो GOHX बराबर आ जाएगा मोड ऑफ x प्लस 1। तो पहले gx बराबर मोड ऑफ x की ये दो मान थे, अगर आपको याद हो एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में जैसा प्रूव किया था बिल्कुल सेम एज इट इज हमको पहले वो प्रूव करके दिखाना है। तीन स्थिति में, कौन सी? c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0 और c बराबर 0। फिर GOHX बराबर x प्लस 1 था, मोड ऑफ x प्लस 1, यहाँ x के स्थान पर x प्लस 1 सभी जगह रखिए, तो यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस 1 को पर तरफ ले जाओ, पक्षांतरण कर दो तो ये माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ भी पक्षांतरण किया तो माइनस 1 आ जाएगा। तो एक काम किया, बार बार GOH लिखना पड़ेगा, तो बार बार GOH ना लिखें, इसलिए मैंने GOHX को PX मान लिया, PX बराबर मोड ऑफ x प्लस 1। अब क्या करें, अब इसको संतत दिखाओ, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तो तीन परिस्थिति है, ग्रेटर देन -1, लेस देन -1, बराबर -1। तो पहले क्या करें, c ग्रेटर देन -1 पर आ जाओ, तो PC का मान है x प्लस 1 यानी c प्लस 1। फिर लिमिट x टेंड्स टू c px का मान x प्लस 1, x प्लस 1 के में x के स्थान पर c रखा तो ये c प्लस 1 आ जाएगा, तो PC बराबर आ जाएगा c प्लस 1। तो इसका मतलब p -1 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। बिल्कुल जो एग्जाम्पल नंबर 7 से या 6 से प्रमेय नंबर 2 में है, प्रमेय नंबर 2 के बाद जो हमने तरीका बताया था उसके वो वहां से तरीका लग रहा है। तो पहले c ग्रेटर देन -1, फिर c लेस देन -1। लेस देन -1 में क्या है, माइनस x प्लस 1, तो माइनस में तो लिमिट x टेंड्स टू c px, यहाँ माइनस x प्लस 1, x की जगह c रखिए माइनस c प्लस 1, और PC का जब शुरू मान निकालेंगे लेस देन -1 के लिए तो माइनस c प्लस 1 आ जाएगा। इसके स्थान पर वापस PC रख दीजिए, ये इसके बराबर आ गया, तो दिया गया फलन -1 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तीसरी परिस्थिति क्या है, तीसरी परिस्थिति है c बराबर -1 पर, -1 पर आ जाइए। तो पहले p -1 के लिए x की जगह -1 रखा तो ये 0 आ गया। अब दाई सीमा के लिए x प्लस 1 x के स्थान पर -1 रखा तो ये 0 आ गया। अब बाई सीमा के लिए आ जाइए, बाई सीमा के लिए माइनस x प्लस 1 यानी आ गया 0। तो तीनों बराबर होने पर, 1 2 तीनों बराबर होने पर दिए गए फलन x बराबर -1 पर संतत है। और -1 पर संतत होने के बाद क्या, p प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, इसलिए p एक संतत फलन है। उसके बाद देखिए fx क्या था, gx माइनस GOHX का क्या नाम दिया था, px। तो चूंकि gx और px दोनों ही संतत फलन है, इसलिए दोनों संतत फलनों का अंतर होने के कारण gx माइनस px बराबर fx भी एक संतत फलन होगा। इसका मतलब अगर ये फलन संतत फलन है तो असांतत्य का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप याद रखेंगे। सेकंड तरीका देखिए, एक और तरीका जो मैंने दो तरीके बताए थे, सेकंड तरीका क्या है, ये रूप कहलाता है कर्णी रूप या मापांक रूप। इसको कर्णी रहित रूप में बदलेंगे। तो कर्णी रहित रूप में बदलने का एक तरीका होता है जो बुक में नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बड़े आराम समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, मोड के अंदर की संख्या है
उसको अलग निकाल कर लिख लेंगे। एक तो है x और एक है माइनस एक्स प्लस वन, यहां से फिर तीन, इन दोनों को जीरो करो, x को जीरो करो और x प्लस वन को जीरो करो, तो x के दो मान आ गए, एक तो जीरो और एक माइनस वन। तो छोटा कौन सा है? माइनस वन। तो पहले क्या करें, पहले लेंगे x लेस देन माइनस वन, मतलब x का मान माइनस वन से छोटा होगा तो fx का मान किसके बराबर होगा। फिर माइनस वन से छोटे के बाद माइनस वन से बड़ा, जीरो से छोटा, मतलब पहले संख्या से छोटा लिया, फिर पहली से बड़ा दूसरे से छोटे लिया, फिर दूसरे से बड़ा ले लिया। तो पहले तो ये तीन काम करने हैं। क्या? पहले माइनस वन से छोटा, तो माइनस वन से छोटे के लिए आपको एक काम करना है, माइनस वन से छोटा कोई भी मान यहां रख के देखना है, यहां और यहां, और उनके चिन्ह नोट करना है। कैसे नोट किया? माइनस वन से छोटा यहां रखा, माइनस टू रख लो, तो माइनस टू रखा तो ये माइनस रहा, माइनस टू यहां रखो, तो माइनस टू में वन ऐड किया तो माइनस वन, माइनस और लगाया, प्लस हो गया, तो ये यहाँ प्लस लगा दो आप। मतलब हमें केवल चिन्ह से मतलब है, चिन्ह माइनस आया तो माइनस लगा देंगे, प्लस आया तो प्लस लगा देंगे। अब माइनस वन से जीरो के बीच कोई मान रखो, माइनस आधा यहां रखा तो माइनस आ गया, यहां माइनस आधा रखो, माइनस आधा में एक जोड़ो, आधा बाहर माइनस है तो माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब जीरो से बड़ा कुछ ले लो, जीरो से बड़ा अगर मैंने कुछ लिया, क्या ले लिया? एक ले लिया, एक यहां रखा तो प्लस, एक यहां रखा तो माइनस, प्लस माइनस, यहां रखा तो क्या आ गया? माइनस वन। तो अब इस सवाल की बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह पांच स्थितियां बन गई। कौन सी पांच स्थिति? पहला c लेस देन माइनस वन, फिर c ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो, फिर c ग्रेटर देन जीरो, फिर c बराबर माइनस वन, और फिर c बराबर जीरो। यहां मैंने ये इसलिए नहीं करके दिखाया कि क्योंकि बिल्कुल 16 क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह है, मतलब ये कोई खास बड़ा काम नहीं। बड़ा काम तो थोड़ा ये था कि करणी रहित रूप में कैसे व्यक्त किया जाए, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। आप जो भी आपकी क्वेरीज है आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी क्वेरीज का समाधान बिल्कुल जल्द ही होगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, सब्सक्राइब हो कीजिए, ताकि हमें भी आपके उन पर ये बना रहे कि हाँ हमें आगे बढ़ चढ़कर वीडियो बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स